हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं इस सिंगल वीडियो में। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग की मेडिसिनल की यूनिट 3 हो ही चुकी है और यहाँ पे फार्माकोलॉजी की यूनिट 3 हो जाएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग को हर्बल ड्रग की यूनिट नंबर 3 भी बस कल परसों में मिल जाएगी। फिर यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस की यूनिट 3 भी आप लोग को जो है 3-4 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर बायो फार्मास्यूटिक्स हम ट्राई करेंगे। एंड जैसा कि मैंने बताया है कि थोड़ा सा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम अभी दे दीजिए। उसको हम बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट में डायरेक्टली ही कवर करेंगे। अभी आपके बाकी सब्जेक्ट्स हम पहले थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही दे रखा है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, एंटी ट्यूबरकुलर मतलब ये हमारी वो दवाएं जो कि हमारे ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में यूज करी जाती हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या है? टीबी। टीबी का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है? टीबी। यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया में टीबी जो है कुछ सालों पहले तक, मतलब आज से काफ़ी लगभग 10-15 सालों पहले तक टीबी हमारा बहुत ही एक कह सकते हो सीरियस डिजीज हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा जाने जा रही थी। लेकिन यहाँ पे आज के दिन में देखा जाए तो हम लोगों ने टीबी का जो है बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है और उसी को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में अपने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में पढ़ेंगे। अब बेसिकली देखा जाए तो आप लोगों ने अगर टीबी के बारे में थोड़ा बहुत सुना भी है तो आप लोगों को यही पता होगा कि टीबी हमारा क्या होता है। टीबी मतलब यहाँ पे जब भी कह सकते हो किसी पेशेंट को खांसी, मतलब कि कफिंग बहुत ज़्यादा टाइम से हो रही हो, है ना, 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा अगर किसी को कफ हो रहा हो, खांसी आ रही हो, तो हम लोग यहाँ पे एक मेजर सिम्टम मानते हैं टीबी का। लेकिन देखिए, ये हमारा तभी होता है मेजर सिम्टम, जैसे कि कफिंग, कफ होना। टीबी का सिम्टम सिर्फ तब है जब हमारी टीबी लंग्स में हो। तो यहाँ पे देखिए, हमारी टीबी यहाँ पे ज़्यादातर लंग्स में ही होती है, ये बात सही है, बट यहाँ पे टीबी हमारी यहाँ पे लंग्स को छोड़ के हमारे और भी बॉडी ऑर्गन्स में हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर लंग्स में टीबी है तब तो हमारा मेजर सिम्टम होगा कफ। लेकिन अगर टीबी कहीं और है तो वहाँ पे हमारे बहुत ही अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। बाकी देखिए, टीबी का जो सबसे मेजर सिम्टम होता है वो हमारा यहाँ पे कह सकते हो फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट यहाँ पे कह सकते हो बुखार देखने को मिलता है, और यहाँ पे वेट लॉस। ये दोनों हमारे बहुत ही मेजर सिम्टम है, ठीक है। मतलब जिसको भी टीबी होगा वहाँ पे उसका जो है वेट लॉस होगा अचानक से, और यहाँ पे उसको बार बार जो है बुखार हमें देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंट इलनेस हमें जो है पेशेंट में देखने को मिलेगी। तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो यहाँ पे ये बहुत ही मेजर सिम्टम हो जाते हैं टीबी के। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो इसका जो टीबी नाम है ना, ये इसके बैक्टीरिया पे ही पड़ा है। यानी जिस बैक्टीरिया की वजह से टीबी होता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, और इसी बैक्टीरिया के ऊपर यहाँ पे इस डिजीज का नाम यहाँ पे टीबी पड़ा हुआ है। बाकी देखिए, ये हमारा प्राइमरी जो है लंग्स को ही अफेक्ट कर सकती है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे हमारे अदर बॉडी पार्ट्स, यानी कि जैसे हमारा ब्रेन, स्पाइन, किडनीज, यहाँ पे भी हमें ये बैक्टीरिया जो है अपना इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर हम लोग बात करें तो जो जो हमारा टीबी का ट्रीटमेंट है, तो आज के दिन में हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यहाँ पे ढूंढ लिया है। लेकिन टीबी के ट्रीटमेंट में कोई सिंगल दवा नहीं यूज करते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हो 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। हमारी 4 मेडिसिन होती हैं, ठीक है। हमारा रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और इथेम्ब्यूटॉल, तो ये सारी हमारी कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और बाकी अभी इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे अपने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को देखें तो यहाँ पे देखिए, अब इसी में आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। इसका क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पे 2-3 टाइप से हो जाता है। मेनली 2 ही टाइप का होता है। पहला होता है फर्स्ट लाइन ड्रग्स, दूसरा होता है सेकेंड लाइन ड्रग्स। बाकी इसके अलावा भी कुछ अदर ड्रग्स आ जाती हैं। अब इनको थोड़ा समझिएगा। देखिए, फर्स्ट लाइन ड्रग्स का मतलब है कि ये हमारी वो दवाएं हैं जब हम लोग यहाँ पे कह सकते हो किसी पेशेंट में पहली बार टीबी डायग्नोस होती है, तो उनको जो दवाएं दी जाती हैं वो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं। और फर्स्ट लाइन के अंदर देखिए, आप लोग को 5 दवाएं दिख रही हैं। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज आजकल थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऊपर की चारों दवाओं की, आइसोनायाजाइड, रिफैम्पिसिन और हमारा यहाँ पे पायराजिनामाइड और हमारा इथेम्ब्यूटॉल, तो ये चारों दवाओं का कॉम्बिनेशन हमारा जो है, चारों की चारों दवाएं हमारी टीबी के पेशेंट्स को दी जाती हैं यहाँ पे एम्प्टी स्टमक खाने
आने के लिए। और इसको यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो टीबी का ट्रीटमेंट लगभग 9 से 12 महीनों तक चलता है। तो 9 से 12 महीने तक कंटिन्यू यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे ये दवाएं खानी होती है। अब होता क्या है कि कभी कभी कुछ पेशेंट्स यहाँ पे लापरवाही कर जाते हैं और इन दवाओं को बीच बीच में खाना भूल जाते हैं। अब अगर कोई पेशेंट यहाँ पे एक हफ्ते से ज़्यादा, इन 9 महीनों के बीच में अगर एक हफ्ते से ज़्यादा इन दवाओं को खाना भूल गया, तो होता क्या है कि जो हमारी ये दवाएं हैं तो बैक्टीरिया इनके प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंट का मतलब कि यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में अगर कंटिन्यू हमारा पेशेंट इन चारों दवाओं को खाता रहे तब तो वो बैक्टीरिया पे बहुत अच्छे से अपना काम करेगी और 9 से 12 महीने के अंदर हमारी टीबी पूरी तरीके से क्योर कर देगी। लेकिन अगर यहाँ पे पेशेंट जो है इन दवाओं को बीच बीच में यहाँ पे स्किप करता है तो होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ये इन दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है, फिर ये दवाएं उस बैक्टीरिया पे अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो उस केस में यहाँ पे हमें यूज करनी पड़ती है अपनी सेकेंड लाइन ड्रग्स। और ये हम लोग कब यूज करते हैं, यहाँ पे हमारा केस, यहाँ पे देखिए जब हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग फेल हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं MDR-TB यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। यानी इसमें देखिए क्या हुआ है कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो इन मल्टी ड्रग से रेजिस्टेंट हो गया है। तो फिर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ सेकंड लाइन ड्रग्स का यूज करते हैं, तो ये हमारी वो सेकंड लाइन ड्रग्स हो जाती हैं। तो बस यही है। बाकी देखिए मेन हम लोग बात करें तो मेन हमें इन्हीं चारों के बारे में डिस्कस करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक साथ देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स में पांचों दवाओं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू एक साथ ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा टीबी है वो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। अब ये हमारे यहाँ पे एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है रॉड शेप्ड का। और यहाँ पे देखिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो हमारी कह सकते हो जो हमारी सेल वॉल होती है उसमें हमें जो है एक माइकोलिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हमारी इसकी सेल वॉल है इसमें माइकोलिक एसिड का कंटेंट हमारा बहुत ज़्यादा होता है। यानी आप ये समझिए कि जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसकी सेल वॉल का सबसे मेजर कंपोनेंट होता है माइकोलिक एसिड। अगर यहाँ पे इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ करें तो इस बैक्टीरिया की सेल वॉल यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर इसकी सेल वॉल यहाँ पे डिस्टर्ब हुई तो हमारा क्या होगा भाई, हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इन पांचों दवाओं के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे आइसोनाइजाइड की बात करें तो ये हमारा इसी माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। यानी देखिए जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, मान लीजिए ये है, जैसे ये थोड़ा सा रॉड शेप का होता है, मान लीजिए ये है, तो इसमें ये करते क्या है कि आइसोनाइजाइड यहाँ पे जो है इनके माइकोलिक एसिड को ही यहाँ पे बनना इनहिबिट कर देती है। जब ये रोक देती है तो होता क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे रप्चर होने लगती है और धीरे धीरे यहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन यहाँ सेल वॉल यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये हमारा आइसोनाइजाइड का काम होता है। अब रिफैम्पिन की बात करें तो हमारा यहाँ पे देखिए रिफैम्पिसिन हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा कह सकते हो ये हमारा जो है आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, देखिए आपको पता है कि जो हमारा यहाँ पे डीएनए है तो डीएनए बनाता है आरएनए, है ना। और यहाँ पे देखिए डीएनए से आरएनए बनने के लिए हमारा यहाँ पे एक एंजाइम बहुत जरूरी होता है जो कि होता है हमारे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है तो हमारा आरएनए नहीं बन पाता है। और देखिए डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे रोक देता है। अच्छा देखिए जब आरएनए नहीं बनेगा तो आरएनए ही आगे चल के प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल क्या होगा भाई, डीएनए नहीं तो आरएनए नहीं, आरएनए नहीं तो प्रोटीन नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी जो रिफैम्पिसिन है ये हमारा कह सकते हो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करके हमारा प्रोटीन बनने से रोक देती है, जिसकी वजह से हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और हमारा बैक्टीरिया एट लास्ट में किल हो जाता है। पैराजिनामाइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल और हमारा एनर्जी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है। यानी कि देखिए जो हमारी कह सकते हो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें बेसिकली यहाँ पे देखिए जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा जरूरी एसेंशियल चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और यहाँ पे देखिए भाई सेल को एनर्जी चाहिए होती है ना। सेल के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा पावर हाउस ऑफ सेल होता है। तो वहाँ पे देखिए जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे रुक जाता है, यानी एटीपी नहीं बन पाती है, तो उसमें भी हमारी सेल जो है अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। एथम्बियोडोल की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा बेसिकली यहाँ जो हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को यहाँ पे रोक देता है। और फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो ये भी हमारा देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपने फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर। तो ये उसी का टाइप होता है। तो ये हमारा 30S सब यूनिट से बाइंड होकर हमारा राइबोस प्रोटीन सिंथेसिस को यहाँ पे इनहिबिट कर देता है। तो देखिए इस तरीके से ये पांचों दवाएं कह सकते हो अलग अलग तरीके से क्या होता है बैक्टीरिया पे अपना एक्शन शो करती हैं। और जब पांचों या फिर कह सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं पर जनरली मान लीजिए हम लोग इन चार दवाओं का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो जब ये चारों यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हो एक हमारा माइकोलिक एसिड को देखिए ये चारों काम तो हमारा उसी बैक्टीरिया पे करेंगे ना। अब एक हमारा माइकोलिक एसिड को रोकेगा, एक हमारा आरएनए बनने से रोक देगा, एक हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल को रोक देगा, फिर एक हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल की कंपोनेंट्स की सिंथेसिस को रोक देगा, एक हमारा एनर्जी प्रोडक्शन को रोक देगा। तो जब ये चारों एक साथ अटैक करेंगे उस बैक्टीरिया पे तो क्या
क्या होगा भाई, बैक्टीरिया हमारा पूरी तरीके से किल हो जाएगा। यानी ऑल ड्रग्स वर्क टुगेदर टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन, जिसकी वजह से क्या होता हो पाता है कि हमारा जो टीबी का बैक्टीरिया है वो हमारा ग्रो नहीं कर पाता है, अपने आप को कह सकते हो रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, और एट लास्ट में क्या होती है, बैक्टीरियल सेल डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये दवाएं हमारी यहाँ पे काम करती हैं। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का एक कंबाइंड एमओए। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सबका एक साथ ही देख रहे हैं तो सबका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट अगर एक जनरल जनरल बात करें तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर जो दवाएं हैं वो हमारी जीआई से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारा वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है इनका, ठीक है, और ट्रिपल बी वगैरह को भी क्रॉस कर जाती हैं। और देखिए ये हमारा माइक्रोफेजेस में के अंदर भी इंटर कर जाती हैं। देखिए होता क्या है, कभी कभी ये जो हमारा टीबी का बैक्टीरिया है ये हमारी जो माइक्रोफेज है ना इसके अंदर जाके कह सकते हो इनएक्टिव फॉर्म में जो है छुपा रहता है, मतलब छुप जाता है। तो वहाँ पे देखिए इस जब हमारा बैक्टीरिया कह सकते हो छुपा रहता है तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं लेटेंट टीबी। तो इस लेटेंट टीबी भी आगे चल के हमारा एक्टिव में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये दवाएं यहाँ पे इस लेटेंट टीबी को भी यहाँ पे खत्म कर देती है माइक्रोफेज के अंदर में अंदर घुसकर। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारा लिवर से मेटाबोलाइज हो जाती हैं, और एक्सक्रीशन हमारा वही रीनल एक्सक्रीशन है। हाफ लाइफ यहाँ पे देखिए सबकी थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आप लोग देख लीजिएगा। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा कह सकते हो भाई ये हिपैटोटॉक्सिसिटी, हमारा लिवर में टॉक्सिसिटी वगैरह हो सकती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी, रैशेज, ठीक है, वही है हमारा एनीमिया वगैरह, वोमिटिंग वगैरह। तो ये सारे हमारे कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। और थेरापेटिक यूजेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए थेरापेटिक यूजेज में हमारा भाई वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे इसका यूज मेनली जो है अपने ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं। और देखिए इसके अलावा यहाँ पे इसका यूज़ हम लोग जो है अपने मेनिनजाइटिस के लिए भी कर सकते हैं। मेनिनजाइटिस मतलब जो हमारा ब्रेन की मेनिंजस लेयर होती है वहाँ उसके ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब कि जो हमारा बोन में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन वगैरह होता है वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस तो उसमें भी करते हैं, और एचआईवी रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी हम लोग यहाँ पे इन दवाओं का यूज करते हैं। बट मेन यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस में ही यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए एक हमारी डिजीज होती है लेप्रोसी। तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रही होगी, तो लेप्रोसी भी हमारी यहाँ पे एक बहुत ही क्रॉनिक इन्फेक्टिव डिजीज होती है, और ये हमारा जो है ये भी हमारा माइकोबैक्टीरियम स्पेसीज का ही बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। तो इसके थ्रू हमारी कॉज करी जाती है। बाकी देखिए इसमें होता क्या है कि मतलब लेप्रोसी अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ लोग पुराने थे तो उनको मतलब ऐसा बोला जाता था कि थोड़ा सा ये लोग, मुझे वो वर्ड यूज़ करते अच्छा नहीं लग रहा है बट स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होगे तो आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे स्किन में लेशंस वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, नर्व डैमेज। तो मतलब ऐसे पहले ऐसा बोला जाता था कि इन लोगों को इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है वट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाद में देखा गया कि ये हमारी एक बीमारी होती है, इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे जनरली जो है कॉम्बिनेशन इसमें भी हमें देना पड़ता है ड्रग्स का, और ये हमारा क्या करता है, हमारा डिजीज़ की प्रोग्रेस को रोकता है और कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जनरली जो है अपने कह सकते हो सल्फोन हो गया, फिनाजीन डेरिवेटिव, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, अदर एंटीबायोटिक्स, इन सब का कह सकते हो एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा देखना चाहें तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग थोड़ा सा एक कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने 3 मेजर ड्रग्स की बात करें जो कि हमारे इसके लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में कॉम्बिनेशन में यूज़ करी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डैप्सोन है, तो डैप्सोन बेसिकली हमारा क्या करता है, हमारा फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकता है। कैसे, हमारा एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोपिट्रूवेट सिंथेस, इसको रोक के हमारे फॉलिक एसिड को बनने से रोक देता है। आप देखिए वैसे डिटेल है बट आप लोग इतना सिंपली समझिए कि ये हमारा एक एंजाइम होता है जो कि यहाँ पे कह सकते हो इनडायरेक्टली हमारा फॉलिक एसिड को बनाने में अपना रोल प्ले करता है। तो इस एंजाइम को रोक के ये ड्रग्स हमारी यहाँ पे फॉलिक एसिड को बनने से रोक देती हैं। और जब फॉलिक एसिड नहीं बनता है तो देखिए फॉलिक एसिड क्या होता है, अब ये फॉलिक एसिड हमारा अपना रोल प्ले करता है डीएनए में, ठीक है, डीएनए को बनाने में। अब जब डीएनए नहीं बनेगा तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं तो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन नहीं तो ग्रोथ नहीं, ग्रोथ नहीं तो हमारा बैक्टीरिया किल हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्लोफाजिमेन की बात करें तो ये भी हमारा डीएनए के साथ बाइंड होकर और हमारा बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करता है, मतलब कि कह सकते हो जो हमारा बैक्टीरियल डीएनए है उसके रेप्लिकेशन को रोकता है। तो बैक्टीरिया एक दूसरे अब डिवाइड नहीं कर पाता है। भाई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी बनना, तो जब डीएनए और नहीं बनेगा तो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। और ऑफ्लॉक्सासिन की बात करें तो ये भी हमारा जो है कह सकते हो हमारा डीएनए गायरेज एंजाइम को ब्लॉक करता है,
और देखिए डीएनए गायरेज क्या होता है, हम लोगों ने अभी सेकेंड यूनिट में भी डिस्कस किया है। डीएनए गायरेज वगैरह जो एंजाइम है, ये सारे हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। आप ये समझिए कि ये सारी चीज़ों की वजह से होता क्या है, इन सभी चीज़ों की वजह से हमारा डीएनए बनना रुक जाता है। जब डीएनए नहीं बनेगा तो हमारा आरएनए नहीं बनेगा और आगे चल के फर्दर हमारा प्रोटीन वगैरह नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे रुक जाएगी। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि ये सारे ड्रग्स एक साथ काम करके हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ और एप्लीकेशन को रोकती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एम लेप्राई माइकोबैक्टीरियम लेप्राई बैक्टीरिया है वो नहीं ग्रो कर पाता है और हमारी बैक्टीरियल सेल डेथ देखने को मिल जाती है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जीआई ट्रैक से वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वाइडली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन लगभग सेम ही है और हाफ लाइफ थोड़ा सा अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग होती हैं, हम लोग एक कंबाइंड देख रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा न्यूरोटॉक्सिसिटी हो गया और हमारा हमारा नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गया और इसके अलावा हमारा जो है एनीमिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे यहाँ पे कह सकते हो रैसेज हो गए। और डी पिगमेंटेशन, देखिए डी पिगमेंटेशन में क्या होता है कि हमारी स्किन जो है कह सकते हो थोड़ा सा मतलब उसमें वाइट मतलब कि पिगमेंट का कम कम हो जाता है। पिगमेंट मतलब कि जो हमारी स्किन को एक नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है, जो भी कलर है आप लोग का। तो अगर ये डी पिगमेंटेशन हुआ तो आप लोग की स्किन जो है थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगी, कलर कम हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि ओवरऑल कम होगा, धब्बे टाइप के पड़ जाएंगे वाइट कलर के, जो कि नहीं अच्छा लगता है। और फीवर वगैरह भी यहाँ पे साइड इफेक्ट में हो सकता है। यूजेस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लेप्रोसी और हमारा न्यूरोपैथी, एचआईवी और मल्टी बैसिलरी, देखिए ये भी हमारा लेप्रोसी का ही एक टाइप होता है। तो जो कि हमारा लेप्रोमेटस भी होता है, दोनों सेम ही है। तो इसमें भी हम लोग यहाँ इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में। बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारी वो मेडिकेशंस होंगी जो कि हमारे फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने का काम करती हैं। अब फंगल इन्फेक्शन आप लोगों ने जनरली सुना होगा, स्किन पे बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, सुपरफिशियल और हमारा सिस्टमिक, दो टाइप के होते हैं। और बाकी देखिए ये हमारा इन्फेक्शन जो है हमारे किस बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, स्किन, नेल्स और इंटरनल ऑर्गन्स में भी हो सकता है। अगर हमारा बाहर हो रहा है तो हम लोग सुपरफिशियल बोलते हैं, इंटरनली हो रहा है तो हम लोग सिस्टमिक बोलते हैं। बाकी देखिए दे वर्क बाय टारगेटिंग, और इसमें क्या होता है, ये हमारा जो है कह सकते हो फंगल सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करके उसको रोक के अपना एक्शन शो करती है। अब इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे ड्रग्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं, एजोल्स, हमारा एलाइलामीन और कुछ अदर टॉपिकल एजेंट्स होते हैं, इन सबका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके एमओए के बारे में तो एमओए देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ जो हमारे बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं तो उनका एमओए हम लोग यहाँ पे एक साथ देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए इस एमओए को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए ये जो हमारा फंगस होता है ना, तो इसमें हमें सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है और सेल वॉल भी देखने को मिलती है। अब थोड़ा एक चीज़ समझिएगा कि जो हमारा फंगस की सेल मेम्ब्रेन होती है, फंगल सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसका सबसे मेजर कंपोनेंट होता है एर्जोस्ट्रॉल, है ना। एर्जोस्ट्रॉल देखिए ये हमारा कुछ खास नहीं है, समझ लीजिए ह्यूमन बॉडी में जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वैसे ही यहाँ पे फंगस में हमारा एर्जोस्ट्रॉल होता है। और ये हमारा फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है। आप कह सकते हो कि फंगल सेल मेम्ब्रेन में अगर ये ना हो तो हमारी मेम्ब्रेन यहाँ पे कह सकते हो नहीं टिकेगी या फिर खरा कह सकते हो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चलिए ठीक है ये हमारा बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है, बट ये बनता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए ये बनता कैसे है, तो इसका जो सबसे फर्स्ट प्रिकर्सर होता है वो हमारा होता है स्क्वेलिन। तो स्क्वेलिन देखिए स्क्वेलिन सबसे पहले कन्वर्ट होता है स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज में, इपॉक्साइड में। और इसको यहाँ पे स्क्वेलिन को स्क्वेलिन इपॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है जो कि होता है हमारा स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, हमारा स्क्वेलिन को स्क्वेलिन इपॉक्साइड में कन्वर्ट करता है। अब ये फर्दर हमारा लैनोस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे लैनोस्ट्रॉल देखिए हमारा एक एंजाइम होता है 14 अल्फा डी मिथाइलेज। 14 अल्फा डी मिथाइलेज की प्रेजेंस में लैनोस्ट्रॉल हमारा कन्वर्ट हो जाता है एर्जोस्ट्रॉल में। तो इस तरीके से देखिए क्या होता है, हमारा स्क्वेलिन जो है कह सकते हो वेरियस पाथवे के थ्रू हमारा यहाँ पे एर्जोस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है और फिर यही एर्जोस्ट्रॉल हमारा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे एर्जोस्ट्रॉल बनता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी ड्रग्स है तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ड्रग्स यहाँ पे वेरियस पाथवेज पे काम करती हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एजोल्स की बात करें तो एजोल्स देखिए क्या करते हैं, एजोल्स मतलब कि हमारी जो इमिडाजोल ट्रायाजोल होती हैं तो ये हमारी एर्जोस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोक देती हैं। कैसे रोकती हैं, देखिए ये जो एजोल्स है ना, तो ये एजोल्स क्या करती हैं, ये हमारा इसी 14 अल्फा डी मिथाइलेज जो कि हमारा लैनोस्ट्रॉल को एर्जोस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर रहा था, ये इसी को ही ब्लॉक कर देता है। और जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा भाई, लैनोस्ट्रॉल एर्जोस्ट्रॉल में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा और जब नहीं कन्वर्ट होगा तो इसकी सिंथेसिस यहाँ पे रुक जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा काम करता है। पॉलीन की बात करें तो यहाँ पे देखिए पॉलीन क्या करता है, दे डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे देखिए पॉलीन क्या करता है, ये हमारा इसको बनने से नहीं रोकता है, बल्कि जब ये एर्जोस्ट्रॉल बन के हमारा सेल मेम्ब्रेन में जा चुका होता है तो ये एर्जोस्ट्रॉल से जाके
बाइंड हो जाता है। अच्छा, बाइंड होने के बाद क्या होता है, ये हमारी सेल में, जैसे मान लीजिए नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन है, तो ये इनमें ना पोर्स क्रिएट कर देता है। यानी कि देखिए बाद में क्या करता है, इसमें देखिए इसने बहुत पोर्स क्रिएट कर दिए बड़े बड़े। अब ये जो पोर्स है, तो इनकी वजह से क्या होगा भाई, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंपोनेंट है भाई, फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनल्स हैं और जो भी चीजें हैं, वो क्या होगा भाई, जब पोर्स क्रिएट हो जाएगा तो बाहर निकल जाएंगी, और जब बाहर निकल जाएंगी तो क्या होगा भाई, हमारी सेल यहाँ पे खत्म हो जाएगी, किल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा पॉलीजेंस काम करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इकैनोकैंडेंस की बात करें, तो ये भी हमारा कह सकते हो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकती हैं। अब देखिए भाई, हम लोगों ने देखा कि एक तो हमारी फंगस में सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसका मेजर कंपोनेंट हमारा एजोस्टॉल होता है, लेकिन सेल वॉल भी तो होती है। और देखिए ज़्यादातर जो हमारी सेल वॉल है, ठीक है, माइक्रोब्स की, वो हमारी पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, और इसमें हमारा एक मेजर होता है बीटा 13 डी ग्लूकान। तो ये हमारा जो है कह सकते हो फंगस सेल वॉल का बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है। तो जो हमारा एगैनोकैंडेंस है, तो ये हमारा इस बीटा 13 डी ग्लूकान को यहाँ पे इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल सिंथेसिस यहाँ पे रुक जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पे एलाइलामीन्स की बात करें, तो ये भी हमारा एर्जोस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रोकती हैं। देखिए ये भी हमारा एर्जोस्ट्रॉल को रोकता है, ये भी, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एजोल्स हमारा 14 अल्फा डी मिथाइलेज को रोकता है, लेकिन जो हमारा एलाइलामीन्स है, ये हमारा स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज, देखिए एलाइलामीन यहाँ पे स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज पे काम करती हैं, और ये इसको ब्लॉक कर देती हैं। और जब ये इसी को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा भाई, स्क्वेलिन जब यहाँ पे स्क्वेलिन इपॉक्साइड में ही नहीं कन्वर्ट होगा, तो आगे की चीजें भी नहीं होंगी और हमारा एर्जोस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो इस तरीके से देखिए ये दोनों यहाँ पे हमारा एर्जोस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रोकती हैं। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी यानी कि उसके स्ट्रक्चर को खराब कर देता है, और हमारा इकैनोकैंडेंस हमारा सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देता है। और ये सभी मिलकर हमारा क्या होता है, एट लास्ट में हमारी फंगल सेल को डैमेज करके, किल करके उसकी फंगल ग्रोथ को यहाँ पे रोक देती हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अपनी कह सकते हो एक कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिल जाता है सारी ड्रग्स का। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जैसे बहुत सारी अलग अलग ड्रग्स हैं, अब सबका कंबाइंड हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए सबका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता ही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जैसे एम्फोटेरिसिन भी हो गई, तो ये हमारी पुअरली एब्जॉर्ब होती है ओरली। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे फ्लूकेनाजोल की बात करें, तो ये हमारी ओरली अच्छे से भी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो सबका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाती हैं कुछ कुछ ड्रग्स, जैसे कि हमारा वेरिकोनाजोल और हमारा फ्लूकोनाजोल। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारा लिवर में एक्सक्रीशन हमारा फीसेज और रीनल दोनों तरीके से होता है, और हाफ लाइफ यहाँ पे सबकी थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट होती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे कह सकते हो हेपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, रैशेज, हेड, तो यही सारे हमारे नॉर्मल से एडवर्स इफेक्ट हैं। मतलब नॉर्मल नहीं है, बट आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा है। और अगर हम लोग यहाँ पे जो है इसके थेरापेटिक यूजेस की बात करें, तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। जैसे सबसे पहला होता है फंगल मेनिंजाइटिस, यानी कि मेनिंजस में जब फंगस की वजह से कुछ भी इन्फेक्शन होता है, तो हमारा फंगल मेनिंजाइटिस हो गया। फिर एक हमारा हो गया कैंडियासिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कैंडिडियासिस होता है, तो ये हमारा एक एक हमारा फंगस होता है कैंडिडा एल्बिकन्स, तो उसकी वजह से होता है, उसमें भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर हमारा एक होता है एस्पेरगिलोसिस, तो ये हमारा एस्परगिलस फ्यूमिगेटस हमारा एक जहाँ पे फंजाई होता है, उसकी वजह से होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में करते हैं। फिर एक हमारा होता है डर्मेटोफाइटोसिस, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा कह सकते हो फंगल इन्फेक्शंस कहाँ देखने को मिलता है, हमारा स्किन, हेयर, नेल में, तो उन सब में हमारा यहाँ पे इसका यूज होता है। फिर एक हमारा होता है हिस्टोप्लाज्मोसिस, तो हमारा एक फंगस होता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, तो यहाँ पे उसकी वजह से हमारा जो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे म्यूकोमाइकोसिस हो गया, तो ये हमारा जो है एक एक टाइप का हमारा ये भी हमारा फंगस होता है, हमारा म्यूकोरमाइसेट्स, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा देखने को मिलता है। और एक हमारा हो गया ऑनिकोमाइकोसिस, तो यहाँ पे ये हमारा जो है कह सकते हो नेल इन्फेक्शन होता है। तो इन सब में हम लोग यहाँ पे मतलब ये सारे देखिए देखा जाए तो ये सारे हमारे एक टाइप के फंगल इन्फेक्शन हैं, और इन सबके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एंटी फंगल एजेंट्स। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में। अब देखिए एंटी वायरल ड्रग्स मतलब कि हमारी वो दवाएं जो कि हमारे वायरस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर वायरस के ट्रीटमेंट में यूज करी जाती हैं। अब देखिए इसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन वगैरह समझते हैं वायरस का, और इसको हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में देखा है, तो वहीं से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंपाइल करके समझते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने ड्रग्स को, जो कि हमारी दो टाइप की होती हैं, बट सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एंटी वायरल एजेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये सिंपली हमारे वो दवाएं, वो मेडिकेशंस होंगी जो कि हमारे वायरल इन्फेक्शंस, यानी कि जो इन्फेक्शंस हमारे वायरस के थ्रू कॉज किए जाते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा यहाँ पे कोरोना वायरस ही हो जाता है, जो कि हमारा एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन था,
तो मान लीजिए कि जो हमारा कोरोना वायरस था, तो उसके लिए जो भी हमारी वैक्सीन्स डेवलप की गई, वो सारी हमारी क्या थी, वो सारी हमारी एक टाइप की एंटी वायरल एजेंट्स थी। तो उसी तरीके से हमारे और भी बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे HIV, एड्स, हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेज हैं, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट में जो भी हम लोग यहाँ पे मेडिकेशंस यूज करते हैं इनको ट्रीट करने के लिए, वो सारी हमारी एंटी वायरल एजेंट्स हो जाती हैं। तो ये हमारी क्लास ऑफ मेडिकेशंस होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो वायरल के रेप्लिकेशन को, मतलब कि वायरस जो भी अपना ग्रोथ वगैरह करता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को, उसको रोकने के लिए और उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसके वेरियस स्टेजेस में इंटरफेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे उसको किल करने के लिए या फिर उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे इन एजेंट्स का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अगर वायरसेस को समझें, तो भाई वायरसेस क्या होते हैं? सबसे पहली बात, ये हमारे माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारे वायरस हैं, ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बल्कि इवन जो है जनरल माइक्रोस्कोप से भी इनको देखना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। इनके लिए हम लोग यहाँ पे जनरली जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, दैट कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वायरस है ना, ये वायरस जो है कह सकते हो इसको अगर मान लीजिए ग्रो करना है, तो इसको एक होस्ट चाहिए होता है। और ये होस्ट क्या होता है? ये होस्ट हमारी एक यहाँ पे लिविंग सेल होती है। यानी कि ये जो वायरस है, ये या तो हमारा कह सकते हो ह्यूमन बॉडी, ठीक है, या तो हमारा कह सकते हो कुछ कुछ प्लांट्स में भी होते हैं, और हमारा या फिर कह सकते हो एनिमल बॉडी, यानी कि कोई लिविंग थिंग होती है जहां पे जाके ये अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जब तक वायरस समझ लो कि बाहर है तब तक ये नॉन लिविंग है, ठीक है। जब तक ये हमारा बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं किया है तब तक ये नॉन लिविंग है। लेकिन बॉडी में एंटर करने के बाद ये लिविंग बन जाता है और यहाँ पे अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बहुत सारे हार्मफुल एक्शंस कॉज करता है। दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे रिलाई ऑन होस्ट सेल्स मशीनरी टू रिप्रोड्यूस। यानी कि देखिए, ये खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, मतलब कि देखिए भाई खुद से ये रिप्रोड्यूस वगैरह नहीं कर सकते हैं। जब तक ये बाहर है तब तक ये नॉन लिविंग की तरह काम करेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। लेकिन जैसे ही इनको होस्ट सेल मिलेगी, होस्ट मतलब कि कह सकते हो हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, एनिमल बॉडी हो गई, जहां पे जाके ये अपना एक्शन शो करते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो वायरस है ना, इसके अंदर ना या तो हमारा कह सकते हो इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर या तो डीएनए होता है, और या तो हमारा मतलब या तो आरएनए होता है और या तो हमारा डीएनए होता है। यानी देखिए दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। हालांकि हो दोनों सकते हैं, मतलब कि कुछ वायरसेज में हमें आरएनए देखने को मिलता है और कुछ में हमें डीएनए देखने को मिलता है, लेकिन दोनों एक साथ किसी वायरस में नहीं देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे वायरस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना चाहें, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जनरल सा स्ट्रक्चर होता है वायरस का, जहां पे देखिए एक हमारा होता है कैप्सिड, ठीक है, जो कि हमारी प्रोटीन की सेल होती है, जो कि हमारा कह सकते हो वायरस को सराउंड करके रखती है। और सबसे अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, और इसको हम लोग कोर बोलते हैं, जो कि हमारा या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। और इनवेलप की बात करें तो यहाँ पे देखिए, वैसे जनरली देखा जाए ना तो हमारे वायरस में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। एक हमारा कोर होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल हो गया, और एक हमारी यहाँ पे हमारा कह सकते हो कैप्सिड होती है, ठीक है, जो कि हमारा आउटर लेयर होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कैप्सिड हमारी प्रोटीन की बनी होती है। और यहाँ पे देखिए जनरली यही होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके ऊपर हमें एक इनर एक्सटर्नल एनवेलप भी देखने को मिलता है। अब ये देखिए, ये जो एनवेलप देखने को मिलता है ना, ये वायरस का खुद का नहीं होता है, बल्कि जिस होस्ट को, यानी कि जिस सेल को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, तो उस सेल से जब ये बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते समय क्या होता है कि कभी कभी इनके ऊपर उस सेल की एक लेयर आ जाती है, तो वही हमारी इसके ऊपर जो है एनवेलप के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो एनवेलप वायरस का खुद का स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि जिस होस्ट मेम्ब्रेन से यहाँ पे निकलते हैं उसी का यहाँ पे पार्ट होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे वायरल रेप्लिकेशन को समझना चाहें कि वायरस हमारा किस तरीके से हमारा कह सकते हो रेप्लिकेट होता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा फिगर से ध्यान समझिएगा, थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये हमारी होस्ट सेल है, ठीक है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये हमारी मान लीजिए कि होस्ट की सेल है, यानी कि जहां पे वायरस ने अटैक किया है। और ये हमारा मान लीजिए एक टाइप का वायरस है, ठीक है, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। तो इस तरीके से कोई भी वायरस है लगभग सबका एक्शन सेम ही होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये होस्ट सेल को में अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद क्या होता है, होस्ट सेल में ये एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये होस्ट सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज करते हैं। क्योंकि देखिए भाई अब यहाँ पे इनको ग्रो करना है, लेकिन ग्रो ये अंदर खुद से तो कर नहीं सकते। तो ये जो होस्ट सेल की मशीनरी है,
होस्ट सेल मशीनरी का मतलब है कि ये क्या होगा, ये होस्ट यानी कि कह सकते हो होस्ट की जो सेल है उसके जो भी कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, और जो भी जरूरी चीजें होंगी उनको यूज करके ये ग्रो करेंगे। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा एक टाइप का वायरस है, अब ये मान लीजिए कि हमारा सेल में एंटर हुआ ह्यूमन सेल में, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा ना, ये ह्यूमन सेल में अपना डीएनए या फिर आरएनए जो भी इसके पास होगा उसको रिलीज कर देगा, ठीक है, यानी कि अपने आप को अनकोड कर देगा। और अनकोड करने के बाद क्या होगा, जब इसका डीएनए या फिर आरएनए रिलीज होगा तो यहाँ पे फिर इसकी सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमारे और भी बहुत सारे वायरस हमारे सिंथेसाइज होंगे, बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बनने के बाद क्या होगा, ये असेंबल हो जाएंगे, और असेंबल होने के बाद क्या होगा, ये हमारी सेल को रप्चर कर देंगे, यानी सेल को फाड़ देंगे और यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। और इस तरीके से रिलीज होने के बाद क्या होगा, बॉडी की दूसरी सेल्स को अफेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे वायरस जो है हमारे सेल को अफेक्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स के बारे में। तो ये था हमारे यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एंटीवायरल ड्रग्स हैं तो ये भी हमारी यहाँ पे दो टाइप की होती हैं, एक होता है नॉन रेट्रोवायरल एंटीवायरल, एक होता है एंटी रेट्रोवायरल। तो देखिए इसमें आप लोग थोड़ा समझिएगा कि हमारा वायरस मेजरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेट्रोवायरस, एक होता है रेट्रोवायरस और एक होता है नॉन रेट्रो। और देखिए मतलब एक होता है रेट्रोवायरस और इसके अलावा जो भी होते हैं वो होते हैं नॉन रेट्रोवायरस। यानी कि देखिए रेट्रोवायरस को छोड़ के जितने टाइप के वायरस होते हैं वो होते हैं नॉन रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस का एग्जांपल हमारा हो गया HIV, ठीक है, तो HIV हमारा एक टाइप का रेट्रोवायरस होता है। अब रेट्रोवायरस की मेन खासियत क्या होती है कि इसके अंदर सबसे पहली बात तो आरएनए देखने को मिलता है, और ये करता क्या है, ये हमारा आरएनए से डीएनए बनाता है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अभी ये क्या होता है हम लोग समझेंगे, बट अभी आप लोग एक चीज़ सिंपली समझो कि भाई देखिए कोई भी जो हमारा वायरस है वो यहाँ पे हम अपना कह सकते हो काम कैसे करता है। हम लोगों ने अभी देखा कि ये हमारा वायरस क्या होता है, ये हमारा होस्ट की सेल से जाके बाइंड होता है और उसके बाद अपना डीएनए यहाँ पे अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है। अब हम लोगों ने देखा कि हो वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, तो जो भी होता है इसके अंदर तो वो यहाँ पे क्या करता है, रिलीज करता है। और रिलीज होकर देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा डीएनए है, मान लीजिए, ठीक है, तो ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, ये हमारा होस्ट सेल मशीनरी को यूज करता है। यानी कि भाई होस्ट जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता ही है, ह्यूमन का डीएनए रेप्लिकेट होता रहता है सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, ये अपना डीएनए भी इन्हीं डीएनए के बीच में कह सकते हो लाके कह सकते हो इंटीग्रेट कर देता है। और इंटीग्रेट करने के बाद क्या होता है कि जो हमारी ह्यूमन सेल है वो इसको पहचान ही नहीं पाती कि हमारा ये अलग सा डीएनए है, और ये इसको भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देती है। यानी देखिए हुआ क्या कि ह्यूमन जो सेल थी वो पहले अपना डीएनए रेप्लिकेट कर रही थी, अपने डीएनए की कॉपी बना रही थी, लेकिन ये वायरल डीएनए क्या हुआ, ये जाके इनके बीच में कह सकते हो अपना इंटीग्रेट हो गया, इनके बीच में जाके एकदम फंस गया। और इनके बीच में जब चला गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी ने ह्यूमन सेल ने इसको भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारा वायरल डीएनए होता है या फिर वायरल आरएनए होता है, ये होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बनाता है। और जब यहाँ पे बहुत सारे डीएनए आरएनए बन जाते हैं तो ये फिर से क्या होता है, फिर से यहाँ पे प्रोटीन्स बना के और यहाँ पे बहुत सारे वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए क्या होता है भाई, एक वायरस हमारा बहुत सारे वायरस में अपना कन्वर्ट हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा यहाँ पे रेट्रो वायरस होते हैं इनकी इनकी कह सकते हो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारा रेट्रो वायरस है ना, इनके अंदर प्रॉपर्टी ये है कि सबसे पहली बात तो इनके अंदर डीएनए नहीं होता है, इनके अंदर आरएनए होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये ना ये आरएनए से डीएनए बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि जो हमारा डीएनए है तो डीएनए से नॉर्मली आरएनए बनता है ना, यही तो आप लोगों ने सुना है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये जो हमारे रेट्रो वायरस होते हैं ना, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे इनके अंदर एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाती है। अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये आरएनए से डीएनए बनाते क्यों हैं। देखिए बनाते इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन की जो सेल है वो आरएनए को तो रेप्लिकेट करती नहीं है, वो डीएनए को रेप्लिकेट करती है। वो डीएनए से आरएनए बनाती है ह्यूमन सेल, लेकिन आरएनए से आरएनए थोड़ी बनाती है। तो ह्यूमन सेल क्या होता है कि ह्यूमन सेल को चाहिए होता है डीएनए अगर उसको रेप्लिकेशन करना है। तो अब ये रेट्रोवायरस के पास तो होता है आरएनए, तो ये करता क्या है, ये यहाँ पे सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देता है डीएनए में, और फिर ये डीएनए हमारा ह्यूमन होस्ट सेल के डीएनए में जाके कह सकते हो इंटीग्रेट हो जाता है। और इसके लिए भी हमारा एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है इंटीग्रेस। तो इंटीग्रेस एंजाइम की हेल्प से ये जो हमारा कह सकते हो रेट्रोवायरस का डीएनए है ये हमारा जो है ह्यूमन डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो जाता है और फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन चला करता है। यानी सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा रेट्रोवायरस है ये अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी प्रोसेस हमारी सिर्फ रेट्रोवायरस ही में ही होती है, और वायरस में ये प्रोसेस नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे ये थोड़े से स्पेशल हमारे हो जाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नॉन रेट्रोवायरल। देखिए नॉन रेट्रोवायरल मतलब कि हमारी वो दवाएं जो कि रेट्रोवायरस को छोड़ के हमारी जो भी वायरस होते हैं उन पे जो दवाएं एक्ट करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन रेट्रोवायरल। यानी यहाँ पे हमें ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ये नॉर्मली या तो डीएनए वगैरह को ही रेप्लिकेट करते हैं, इनके अंदर ज्यादातर हमें डीएनए ही देखने को मिलता है। कुछ कुछ में आरएनए भी होता है, लेकिन अगर होता भी है तो ये आरएनए को डीएनए में नहीं कन्वर्ट करते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर जैसे हमारा बात करें तो हमारा एंटी हर्पिस वायरस ड्रग्स हो गई, और हमारा एंटी इन्फ्लुएंजा हो गई, और एंटी हेपेटाइटिस हो गई। तो इसके अंदर देखिए ये सारी ड्रग्स देखने को मिल जाती है, तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम लोग समझें तो देखिए ये कैसे काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा फ्लोचार्ट से समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा वायरल एंट्री को ही इनहिबिट कर देती है। यानी कि ये क्या होता है कि ये हमारा जो हमारा वायरस है, आपको पता है सबसे पहले वो होस्ट की डी सेल में एंटर करता है, तो ये इस एंट्री को ही रोक देती हैं। और जब इस एंट्री को रोक देती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, जब एंट्री नहीं होगी तो हमारा जो वायरस है वो यहाँ पे अटैच भी नहीं हो पाएगा होस्ट की सेल में। तो सिंपल सी बात है। और दूसरा ये क्या करती है, हमारा इनहिबिशन ऑफ वायरल अनकोटिंग। अब आपको पता है कि जो हमारा वायरस है जब वो अंदर मान लीजिए अब ये चला भी गया, तो अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या करता है, ये अनकोट होता है। यानी ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे रिलीज करता है, और यहाँ पे फिर यही जाके हमारी होस्ट की जो भी सेल मशीनरी है उसको यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो ये क्या करता है, ये इसको रिलीज होने से ही रोक देता है, अनकोटिंग ही रोक देता है। जब अनकोट ही नहीं होगा तो हमारा आरएनए रिलीज नहीं होगा और हमारा यहाँ पे काम बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब ये अनकोटिंग नहीं होगी तो हमारा वायरल आरएनए या फिर वायरल डीएनए यहाँ पे रिलीज नहीं होगा। अब इसकी वजह से देखिए क्या होगा, हमारा जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है वो नहीं बन पाएगा। भाई देखिए जब ये रेप्लिकेट हो रहे थे तभी तो हमारा न्यूक्लिक एसिड बन रहा था। आरएनए डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड ही तो है। और जब न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा तो हमारा यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे देखिए ये हमारे और भी क्या क्या चीज़ें करते हैं। ये हमारा जो है कह सकते हो इसका रेप्लिकेशन भी रोकते हैं। हमारे जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, पॉलीमरेज मतलब कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ये सारे हमारे एंजाइम होते हैं जो कि हमारा यहाँ पे डीएनए और आरएनए के रेप्लिकेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, तो इनको भी रोक देता है। और जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हमारा वायरल प्रोटीन भी बनना रुक जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जब वायरल प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो हमारा वायरस की असेंबली नहीं हो पाएगी, और न्यू वायरस नहीं बन पाएंगे, और हमारे वायरल जो है सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है हमारे नॉन रेट्रोवायरल ड्रग्स का। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे देखिए कुछ ड्रग्स का यहाँ पे पुअर होता है जबकि कुछ हमारी बहुत ही वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर में, एक्सक्रीशन किडनी में, हाफ लाइफ हमारी सभी ड्रग्स की अलग अलग देखने को मिल जाती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा यहाँ पे नोजिया, वोमिटिंग, रैशेज, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, डिजीनेस, फैटिग, यही सारे हमारे मतलब आप लोग जानते हो वेल नोन एडवर्स इफेक्ट हैं। थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो हमारा हेरपिस हो गया, हमारा यहाँ पे ये सारे वायरस होते हैं, हेरपिस वायरस हो गया, और इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, और हमारा कोल्ड सोर्स हो गया, ठीक है। मीजल्स भी हमारा एक टाइप का वायरस होता है, और हमारा सिंगल्स की बात करते हैं यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है एक टाइप का स्किन रैशेज होता है जो कि हमारा यहाँ पे वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो इन सबके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल या फिर रेट्रोवायरस एंटी वायरल ड्रग्स। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी वो दवाएं हैं जो कि हमारा रेट्रोवायरस को इनहिबिट करने का काम करती हैं। बाकी यहाँ पे इनको हम लोग जो है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे रेट्रोवायरस को ट्रीट करती हैं, उसके इन्फेक्शंस को, जो कि मेनली हमारा कौन सा होता है, HIV। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है अलग अलग स्टेज पे टारगेट करती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन को देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इस क्लासिफिकेशन को ही आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे में सबसे पहला आता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स। देखिए ये हमारी वो दवाएं होती हैं, वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि क्या होता है, जो कि हमारा कह सकते हो जो हमारा नेचुरल न्यूक्लियोसाइड होता है ह्यूमन बॉडी में, जो नेचुरल न्यूक्लियोसाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड मतलब आप ऐसे कह सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यही आगे चल के हमारा डीएनए वगैरह बनाते हैं। तो ये उन्हीं की तरह होते हैं, और उन्हीं की तरह होने की वजह से क्या होता है कि ये हमारा कह सकते हो जब यहाँ पे हमारा इस रेट्रोवायरस का डीएनए जो है कह सकते हो, भाई रेट्रोवायरस क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। अब जब यहाँ पे इसका डीएनए बन रहा होता है तो जब फर्दर यहाँ पे इसका रेप्लिकेशन वगैरह होना होता है तो ये जो हमारी ये ड्रग्स होती हैं एनआरटीआई, ये इनके बीच में जाके कह सकते हो लग जाती हैं, और यहाँ पे इसको जो है कह सकते हो इम्पेयर कर देती हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए बनता है वो यहाँ पे काम का नहीं होता है और हमारा काम बन जाता है। तो इस तरीके से ये दवाएं काम करती हैं। दूसरा आ जाता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स। अब देखिए ये क्या होती हैं, ये हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, देखिए आरएनए से डीएनए बनाने के लिए एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस,
ठीक है। इसी एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, इसी एंजाइम की हेल्प से जो हमारा आरएनए रेट्रोवायरस है वो हमारा आरएनए से डीएनए बनाता है। तो ये हमारा इसी एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देती है और हमारा काम यहाँ पे बन जाता है और हमारा जो है आरएनए से डीएनए नहीं बन पाता है। अब प्रोटीएस इनहिबिटर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वायरस होता है ना, तो वायरस में जो फंक्शनल प्रोटीन है यानी कि जो काम का प्रोटीन है ये बनता है पॉलीप्रोटीन से। और इस पॉलीप्रोटीन को फंक्शनल प्रोटीन में बनाने में हमारा जो एंजाइम हेल्प करता है वो होता है हमारा प्रोटीएस। ये इसको ब्रेक क्लीव करके यहाँ पे फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। तो ये जो हमारी दवाएं हैं ये हमारा इसी प्रोटीएस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। जब हमारा फंक्शनल प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि वायरस को यहाँ पे उसका प्रोटीन नहीं मिल पाएगा तो ग्रोथ नहीं होगी। और एंट्री इनहिबिटर्स की बात करते हैं यहाँ पे देखिए ये हमारी वो दवाएं हैं जो कि वायरस को एंट्री ही नहीं होने देती हैं, यानी वायरस की एंट्री को ही रोक देती हैं। उसके बाद देखिए CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर की बात करें तो देखिए CCR5 रिसेप्टर भी हमारा यहाँ पे कह सकते हो जो हमारी ह्यूमन सेल है जहाँ पे हमारा वायरस एंटर होता है वहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है और इसी रिसेप्टर के थ्रू हमारा वायरस एंट्री करता है। तो ये इस रिसेप्टर को ब्लॉक करके यहाँ पे भी एंट्री को रोक देती हैं। और इंटीग्रेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई इंटीग्रेस के थ्रू ही तो क्या होता है, जब हमारा आरएनए से डीएनए बनता है तो ये डीएनए ह्यूमन के डीएनए में जाके कब मिलता है, हमारा तब मिलता है जब इंटीग्रेस एंजाइम यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। तो इंटीग्रेस को ब्लॉक करके यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए बन तो गया, आरएनए से डीएनए बन तो गया, लेकिन ये ह्यूमन के डीएनए में जाके मिलेगा नहीं। और जब इसका ह्यूमन के डीएनए में नहीं मिलेगा, होस्ट के डीएनए में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इसका फर्दर रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये सारी ड्रग्स जो है काम करती हैं। बाकी इनका कंबाइंड अगर आप लोग को एमओए देखना है तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारी एंटी रेट्रोवायरल एंटीवायरल ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, ये हमारा वायरस की एंट्री को रोक देती हैं, उसके बाद हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देती हैं जिसकी वजह से वायरल आरएनए डीएनए में नहीं कन्वर्ट हो पाता है और हमारा अटैच नहीं हो पाता है। और इन सब की वजह से देखिए बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे और भी चीज़ें क्या क्या होती हैं कि हमारा वायरल इंटीग्रेशन यहाँ पे इनिबिट हो जाता है, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेशन का मतलब वही कि जो हमारा वायरल डीएनए वगैरह था ये हमारा ह्यूमन होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। और हमारा डीएनए क्या होता है, हमारा होस्ट जीनोम से बाइंड नहीं हो पाता है और इसकी वजह से देखिए क्या होता है, हमारा वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस भी यहाँ पे रुक जाती है। प्रिवेंट्स वायरस फ्रॉम मेकिंग फंक्शनल प्रोटीन्स बाय इनहिबिटिंग प्रोटीएस एंजाइम। और यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारा वायरस जो है फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना पाता है क्योंकि प्रोटीएस एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है देखिए हमारा वायरल असेंबली नहीं हो पाती है और रिलीज नहीं हो पाती है और हमारा वायरस जो है मैच्योर नहीं हो पाता है और रिप्लिकेट नहीं हो पाता है और हमारी वायरस पे वायरस का इफेक्ट यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, वायरल डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये सारी दवाएं काम करती हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे होगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ओरल बायोअवेलेबिलिटी यहाँ पे वेरी करती है टाइप ऑफ ड्रग पे और फूड हमारा इफेक्ट कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वही है हमारा लगभग जो है प्लेसेंटा और ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाती हैं, लिवर में मेटाबलाइज हो जाती हैं, रीनल और हेपेटिक रूट से एक्सक्रीशन देखने को मिलता है और हाफ लाइफ की बात करें तो हमारा वेरी देखने को मिलती है। अच्छा देखिए प्लीज़ आप लोग यहाँ पे लाइन से ही लेक्चर देखिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, यानी लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, रैशेज, हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड्स का लेवल बढ़ सकता है, इंसोम्निया, नींद नहीं आ सकती, डायरिया वगैरह हो गया। और फिर यूजेस की बात करें तो हमारा HIV, एड्स इन्फेक्शन और प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मतलब आप ऐसे समझिए कि वायरल इन्फेक्शन होने से पहले ही आप लोग जब वैक्सीन वगैरह लेते हो तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे एंटी वायरल एजेंट्स। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एंथेलमेंटिक्स के बारे में तो यहाँ पे देखिए एंथेलमेंटिक्स बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, ये हमारे पैरासाइटिक वॉर्म्स होते हैं। देखिए वॉर्म्स मतलब कि आप ऐसे समझिए कि अ, आप लोगों के घर में जो है कभी आप लोगों ने सुना हो पेट के कीड़े, तो ये उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो दवाएं हैं ये इन्हीं पैरासाइटिक वॉर्म्स को यहाँ पे पैरालाइज या फिर किल करके अपना काम करती हैं। तो ये हमारे देखिए आप ये भी हमारे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, तो मतलब इन सबको यहाँ पे हमारी अलग अलग दवाएं किल करती हैं। अब क्लासिफिकेशन देखिए आप लोग का उसी बेसिस पे दिया हुआ है, जैसे राउंड वॉर्म के लिए अलग दवाएं हैं, वेप वॉर्म के लिए अलग हैं, ठीक है, थ्रेड वॉर्म के लिए अलग हैं। तो ये सब अलग अलग दवाएं हैं जो कि अलग अलग टाइप का एक्शन शो करती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इनका एक कंबाइंड एमओए देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए भाई ये जो एंथलमेटिक ड्रग्स हैं तो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, जैसे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती हैं, कुछ हमारी पैरालिसिस करती हैं, कुछ हमारा मेटाबॉलिक इनहिबिशन कर देती हैं और कुछ हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल ही समझ लीजिए कि आगे चल के हमारा कह सकते हो माइटोटिक स्पिंडल को फॉर्म करता है जो कि हमारा सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। तो ये सब चीज़ें इनहिबिट हो जाती है तो हमारी सेल डिवाइड होना बंद हो जाती है और हमारी पैरालिसिस हो जाती है तो सेल डेथ हो जाती है और हमारा एंथलमेटिक ड्रग का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। बाकी फार्माकोकाइनेटिक वगैरह लगभग वही है। ठीक है, कुछ वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो देख लीजिएगा आप लोग, इसमें कुछ खास बताने लायक तो है नहीं। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, वही सारे हमारे नॉर्मल से एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। इम्यून एक्टिवेशन और यूजेस की बात करें तो हमारा पैरालिसिस हो गया, मेटाबॉलिज्म डिसरप्शन,
और टिश्यू डैमेज, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे मतलब अगर ये सारी चीज़ें हमारा इस फॉर्म की वजह से हो रही हैं तो हम लोग यहाँ पे इसमें इसका यूज करते हैं। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें अपने एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अब इस एंटी मलेरियल ड्रग्स को देखने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने मलेरिया को काफ़ी डिटेल में समझते हैं कि हमारा मलेरिया क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक पर आते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एंटी मलेरियल्स के बारे में, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि हमारे मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज करी जाती हैं। अब देखिए मुझे पता है मलेरिया का नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुन रखा होगा, प्लीज़ आप ये मत बोलिएगा कि आप लोगों ने मलेरिया का नाम नहीं सुना है। आप लोग सभी को पता है कि मलेरिया हमारा मच्छर के काटने से होता है, बट यहाँ पे देखिए सभी मच्छरों के काटने से नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए सबसे पहली बात, मलेरिया होता कैसे, मलेरिया हमारा होता है एक हमारा पैरासाइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक कह सकते हो हमारा इस पैरासाइट होता है, ठीक है, प्रोटोजोआन पैरासाइट होता है। मतलब ये हमारा कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं होता, बल्कि हमारा एक स्पेशल टाइप का प्रोटोजोआन पैरासाइट होता है। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, लेकिन ये पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर कैसे होता है, तो ये पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर होता है हमारा एनाफिलस मॉस्किटोज के थ्रू। और ये हमारे देखिए ये हमारे इन्फेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारी फीमेल होती हैं, ठीक है। तो जो फीमेल एनाफिलस एनाफिलस इन्फेक्टेड मॉस्किटोज होती हैं, सिर्फ उन्हीं के काटने पर ही हमें यहाँ पे मलेरिया होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी मच्छर के काटने पे होता है, लेकिन अब हमें तो पता नहीं है कि हमारा कौन सा मच्छर इन्फेक्टेड है कौन सा नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे अपने आप को मच्छरों से प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतनी सारी कॉइल्स वगैरह का यूज करते हैं ताकि अ, देखिए मच्छर नहीं काटें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा हमारा इन्फेक्टेड है कौन सा नहीं है। और मलेरिया यहाँ पे बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है, ये कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है। तो हमें मलेरिया मतलब कि इसका प्रिवेंशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी अभी हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारी दो टाइप की होती हैं। तो हमारा बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इससे बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमें यहाँ पे अपने आप को मच्छरों से प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए अभी हम लोग यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें कैसे इसका लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि हमारी इन्फेक्टियस भी होती है, यानी कि हमारा एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर भी हो सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, यानी कि हमारी जो फीमेल, ठीक है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटोज होती हैं, उनकी बाइट के थ्रू हमारा यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो हमारे प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, हम लोगों ने देखा कि मलेरिया हमारा होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। अभी प्लाज्मोडियम पैरासाइट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, मोस्ट सीवियर और डेडली भी हो जाता है, ठीक है। और हमारा एक हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है। अब देखिए ये जो हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स, अच्छा फैल्सीपुरम बहुत ही कॉमन नहीं है बट बहुत ही सीवियर और डेडली है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक हो जाता है, अगर ये होता है तो हमारा लाइफ थ्रेटनिंग भी कभी कभी हो जाता है। अच्छा वेवेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये हमारा ऐसा टाइप का होता है कि मान लीजिए ये हुआ, ठीक है, एक बार मान लीजिए आप लोग को मलेरिया हुआ और आप लोग यहाँ पे रिकवर हो गए, तो ये देखिए ये क्या करता है, ये हमारा जो है दोबारा भी मलेरिया कॉज कर सकता है। यानी कि होता क्या है कि इसके ये जो हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है, ये हमारी बॉडी की लिवर सेल्स में जाके अपने आप को जो है कह सकते हो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम मिलने पर मतलब कि कह सकते हो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है या फिर अच्छे से काम नहीं करता है, ये दोबारा से एक्टिव होकर दोबारा से मलेरिया कॉज कर सकता है। अब अगर हम लोग प्लाज्मोडियम ओवैल की बात करें तो ये भी हमारा वेवेक्स जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा लेस कॉमन होता है। यानी ये भी जो है रीअकरिंग मलेरिया कॉज कर सकता है। रीअकरिंग मतलब कि हमारा यहाँ पे जो बार बार हो रही हूँ, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग देखेंगे। प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करें तो ये हमारा लेस सीवियर होता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉनिक होता है, यानी कि ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अगर होता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। और एक हमारा यहाँ पे प्लाज्मोडियम नॉलेसाई होता है, जो कि हमारा कह सकते हो मंकीज को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ मलेरिया की बात करें तो मलेरिया हमारा दो टाइप का हो सकता है, एक हो गया अनकॉम्प्लिकेटेड, हो गया कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए अनकॉम्प्लिकेटेड का सिंपल सा मतलब है जो कि कह सकते हो इतना खतरनाक नहीं होता है। अब इसके सिम्टम्स में क्या होता है, इसके सिम्टम्स में बुखार देखने को मिलता है, हेडेक होता है, थोड़ा स्वेटिंग पसीना बहुत ज़्यादा होता है, नौजिया वगैरह हो सकता है, ठीक है, जी मिचलाना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ऑर्गन फेल नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये ओरल मेडिसिन से जो है हमारा ट्रीटेबल होता है। लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड की बात करें तो सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि हमारा सबसे सीवियर टाइप का जो प्लाज्मोडियम होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपुरम। तो ये हमारा उसी के थ्रू कॉज होता है, और इसके अंदर बहुत ही सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा सीजर्स, झटके आना, ठीक है, जैसे सीजर्स मतलब कि हमारा दौरा पड़ना, और हमारा सीवियर एनीमिया हो सकता है हमारा काफ़ी मतलब
हमारा ब्लड में जो है कह सकते हो आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है, और हमारा किडनी फेलियर हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। तो ये हमारा काफ़ी सीरियस हो जाता है, और ये हमारा मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसका जो है हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है आईवी मेडिसिन के थ्रू, ठीक है, मतलब इंजेक्शंस के थ्रू। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया के बारे में, तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे मलेरिया एक्चुअल में यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे थ्योरी से पहले हम लोग थोड़ा सा एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग अपने लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया को समझने की कोशिश करें तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहली बात, ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, एक हो गया ह्यूमन वाला पार्ट, एक हो गया मॉस्क्यूटो वाला पार्ट। देखिए मॉस्क्यूटो में क्या होता है, मॉस्क्यूटो में हमारा कह सकते हो डेवलपमेंट होता है हमारे मलेरिया काजिंग स्पोरोजॉइट्स का, और ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में हमारा इन्फेक्शन होता है। तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि हमारा सबसे पहले क्या होता है भाई, मान लीजिए कि कोई हमारा इन्फेक्टेड एनाफिलस मॉस्क्यूटो है, एनाफिलस मॉस्क्यूटो, जिसने क्या किया, जिसने हमारा ह्यूमन को बाइट कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही ह्यूमन को बाइट करता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये हमारा एक स्पोरोजॉइट्स को इंजेक्ट करता है। अब स्पोरोजॉइट्स को आप लोग ऐसे समझिए, ठीक है, कि स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं। स्पोरोजॉइट्स ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने बैक्टीरिया का स्पोर फॉर्म सुना होगा। स्पोर, स्पोर मतलब क्या होता है, जो कि थोड़ा सा इनएक्टिव फॉर्म होता है ना। या फिर कह सकते हो आप ऐसे समझिए कि कोई पौधा होता है, ठीक है, कोई हमारा पेड़ होता है, वो सबसे पहले क्या होता है, बीज के फॉर्म में होता है। अच्छा, वो बीज क्या होता है भाई, कोई बीज है, कोई सीड है, तो वो आगे चल के पूरा पौधा बन जाता है। उसी तरीके से स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे समझिए कि हमारे स्पोर फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि खुद जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते हैं, मतलब कि ये जो है बहुत ज़्यादा अपना एक्शन नहीं शो करेंगे। लेकिन जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे देखिए क्या होता है, धीरे धीरे ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा ह्यूमन को बाइट किया तो हमारे स्पोरोजॉइट्स यहाँ पे हमारी बॉडी में एंटर हो गए। अब एंटर होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले लिवर सेल्स में जाते हैं, ठीक है। और लिवर सेल्स में जाने के बाद क्या होता है, लिवर सेल्स में जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, ठीक है, और अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि ये अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बहुत सारे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे कह सकते हो, हमारा कह सकते हो मैच्योर हो जाते हैं मैरोजॉइट्स में, ठीक है। मतलब कि पहले ये लिवर्स में रहे, अपने नंबर्स को बढ़ाया, और उसकी लिवर्स के अंदर यहाँ पे कह सकते हो इनका यहाँ पे पालन पोषण हो रहा है, ठीक है, मतलब कि ये मैच्योर हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। और ग्रो होने के बाद क्या होता है, ये हमारा मैरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो मैरोजॉइट्स होता है, ठीक है, तो ये मैरोजॉइट्स आप ऐसे समझिए कि हमारा थोड़ा सा जो है एक्टिव फॉर्म हो जाती है। अब ये मैरोजॉइट्स देखिए, अब ये मैरोजॉइट्स यहाँ पे क्या होते हैं, ये मैरोजॉइट्स यहाँ पे आरबीसी के अंदर, यानी कि हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर कर जाती है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो मैरोजॉइट्स है ना, ये दो काम करती है। पहली तो ये हमारा जो है कह सकते हो, कुछ तो ये हमारी आरबीसी में एंटर कर जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमारे यहाँ पे जो है कह सकते हो गैमेटोसाइट्स बनाने लगती हैं, ठीक है। मतलब कि यही मैरोजॉइट्स में क्या होता है, कुछ हमारी आरबीसी के अंदर चली जाती हैं, और कुछ हमारी गैमेटोसाइट्स बनाती हैं। अब गैमेटोसाइट्स क्या होता है, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी आप लोग आरबीसी वाला समझते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो मैरोजॉइट्स है, ठीक है, वो हमारा आरबीसी में एंटर करी, तो आरबीसी में एंटर करने के बाद क्या होता है, जब आरबीसी में एंटर करती हैं तो धीरे धीरे वो आरसीबी में रहती हैं कुछ दिन, मतलब कि कुछ टाइम तक। उसके बाद आरसीबी को बस्ट कर देती हैं, मतलब कि सेल को ब्रेक कर देती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी आरसीबी, मान लीजिए आरसीबी है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए मैरोजॉइट्स एंटर हुए, ठीक है। अब ये कुछ टाइम तक रहे, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे भी इनका नंबर वगैरह कह सकते हो थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई हुआ, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सेल को बस्ट, यानी कि सेल को ऐसा, मतलब सेल को समझ लीजिए फाड़ दिया, ठीक है। और फाड़ने के बाद क्या हुआ, सेल को इस सेल से यहाँ पे रिलीज हो गए, और रिलीज होने के बाद क्या होता है, रिलीज होने के बाद यहाँ पे ये हमारा जो है कह सकते हो हमारी बॉडी में मलेरिया के सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। यानी जो भी हमें फीवर वगैरह वाले सिम्टम्स होते हैं वो सारे हमारे यहाँ पे आरबीसी से रिलीज होने के बाद हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ तो ये हमारा जो मैरोजॉइट्स है, ये हमारा आरबीसी में जाके इस तरीके से हमारी बॉडी में कह सकते हो सिम्टम्स शो करता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ यहाँ पे ये हमारी बॉडी में गैमेटोसाइट्स को जो है बनाने लगता है। अब ये गैमेटोसाइट्स क्या होती हैं, तो देखिए गैमेटोसाइट्स यानी कि हमारे यहाँ पे गैमीट सेल्स, ठीक है। अब गैमीट्स क्या होते हैं भाई, गैमीट्स अगर आप लोग को पता हो तो ह्यूमंस में स्पर्म, ठीक है, मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो ओवम होता है, इसको हम लोग यहाँ पे गैमीट्स बोलते हैं। गैमीट्स हमारी वो सेल्स होती हैं जो कि हमारा कह सकते हो जाइगोट बनाती हैं, ठीक है। और जाइगोट यहाँ पे क्या होता है भाई, जाइगोट ही फर्दर जाके कह सकते हो न्यू स्पेसीज को डेवलप करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैमीट्स की बात किस में हो रही है, हमारी मलेरिया के केस में हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो है गैमेटोसाइट्स, इनको हम लोग गैमेटोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैमेटोसाइट्स कहाँ बन रही है, देखिए ये बन रही है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। कैसे बन रही है, सबसे पहले स्पोरोजॉइट्स हमारी बॉडी में जा रहा है लिवर सेल्स में, फिर ये हमारा मैच्योर होकर मैरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो रहा है, और ये मैरोजॉइट्स यहाँ पे सबसे पहले कुछ तो हमारी आरबीसी में जा रही है और कुछ हमारी गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जा रही हैं। अच्छा, अब देखिए जो सेल्स हमारी गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गई, तो अब क्या हुआ, अब मान लीजिए कि हमारा एक नया मच्छर आया और उसने यहाँ पे इन्फेक्टेड, यानी कि अब देखिए, अब यहाँ पे जो मच्छर है, ठीक है, वो नॉर्मल है, मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए कि
एक पेशेंट जिसको मलेरिया हो रखा है उसको किसी नॉर्मल मच्छर ने काटा, जिसको जो कि यहाँ पे इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे मलेरिया वाले पेशेंट को काटेगा तो क्या होगा भाई, उस मलेरिया वाले पेशेंट के अंदर क्या है, हमारा गैमेटोसाइट्स है। तो ये मच्छर क्या होगा, जैसे ही उसका खून यहाँ पे, भाई मच्छर खून पीते हैं, तो यहाँ पे वो क्या होगा, वो यहाँ पे जो है ऐसे ब्लड को इंजेस्ट करेगा जिसके अंदर गैमेटोसाइट्स होंगी। अब जैसे ही ये गैमेटोसाइट्स हमारा मच्छर के अंदर जाएगा, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर जाएगा। अच्छा देखिए, ये सारी चीज़ें अब आगे जो भी चीज़ें देखेंगे ये सिर्फ मॉस्किटो के अंदर ही हो सकती हैं, ये ह्यूमंस के अंदर पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस के अंदर सिर्फ गैमेटोसाइट्स बन सकती हैं, लेकिन गैमेटोसाइट से नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ह्यूमंस के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो अब ये हमारा मॉस्किटो के अंदर जाता है तो देखिए क्या होता है, मॉस्किटो के अंदर जाने के बाद भाई हमारा गैमेटोसाइट्स क्या है, हमारा गैमेटोसाइट्स हमारी कह सकते हो ऐसी सेल्स हैं जो कि जाइगोट को फॉर्म करती हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा मॉस्किटो के अंदर जाने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी। अच्छा, अब जाइगोट क्या है, तो जाइगोट यहाँ पे जो है फर्दर कह सकते हो नए नए कह सकते हो ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हो नए स्पोर्स का डेवलपमेंट करता है। तो सबसे पहले जाइगोट यहाँ पे कन्वर्ट होता है oocyst में, ठीक है। जैसे फीमेल ह्यूमन में भी आप लोगों ने oocyte वगैरह का नाम सुन रखा होगा, तो यहाँ पे हमारा oocyst होता है, ठीक है। और उसके बाद ये oocyst क्या होती है, ये फर्दर यहाँ पे हमारा स्पोरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये स्पोरोजोइट्स क्या होता है, ये स्पोरोजोइट्स फर्दर यहाँ पे हमारा इसी इन्फेक्टेड मच्छर के थ्रू हमारा जो है कह सकते हो नॉर्मल ह्यूमन में, और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा मलेरिया की साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा कि सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक इन्फेक्टेड मच्छर आया, उसने ह्यूमन को काटा, उसने ह्यूमन को इन्फेक्ट किया, फिर जो इन्फेक्टेड ह्यूमन था उसको एक नॉर्मल मच्छर ने काटा, ठीक है, और फिर नॉर्मल मच्छर इन्फेक्ट हुआ, फिर इसने जो है नॉर्मल वाले को काटा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इस तरीके से कह सकते हो एक साइकिल चलती है और हमारा मलेरिया यहाँ पे फैलता रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन अगर इसका देखें तो यहाँ पे देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की बात करें तो हमारा दो स्टेज में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे यहाँ पे फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो स्टेज, यानी कि जो है हमारा, इसको हम लोग एसेक्सुअल स्टेज बोलते हैं। और एक होता है ह्यूमन, जो कि हमारा सेक्सुअल स्टेज हो जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ह्यूमन वाला हमारा ए सेक्सुअल होगा, ठीक है, और फीमेल वाला सेक्सुअल होगा। ये जो हमारा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, इसके अंदर ही तो हमारा सारा सेक्सुअल प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, जो भी सेक्सुअल स्टेज है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मतलब कि ये हमारा सेक्सुअल स्टेज होता है। और ह्यूमन के अंदर सिर्फ गैमेटोसाइट डेवलप होती हैं, तो वहाँ पे मतलब कि कोई सेक्सुअल चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। तो ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा ए सेक्सुअल स्टेज होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सबसे पहले स्पोरोजॉइट स्टेज आता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो बाइट करता है और हमारा स्पोरोजॉइट्स को एंटर कर देता है, ठीक है। और उसके बाद स्पोरोजॉइट्स हमारा क्या होता है, हमारा लीवर में ट्रैवल करते हैं। फिर यहाँ पे लीवर क्या होता है, लीवर वाले स्टेज को हम लोग एक्जो इरेथ्रोसिटिक स्टेज बोलते हैं। एक्जो इरेथ्रोसिटिक मतलब कि जो इरेथ्रोसिटिक ना हो, और इरेथ्रोसिटिक कौन सी होती है, हमारी ब्लड वाली, यानी कि जब हमारा आरबीसी में एंटर करता है। तो सबसे पहले वो लीवर में एंटर किया, हमारा मैच्योर हुआ है मेरोजॉइट्स में, और उसके बाद इन्होंने लीवर सेल्स को बस्ट किया, मेरोजॉइट्स रिलीज हो गए। मेरोजॉइट्स उसके बाद क्या होता है, आरबीसी में जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद सेल को बस्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सिम्टम्स कॉज करते हैं, और कुछ हमारी यहाँ पे गैमेटोसाइट्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये गैमेटोसाइट्स देखिए क्या होता है, हमारा जो कोई मॉस्किटो होता है वो यहाँ पे काटता है मच्छर इन्फेक्टेड ह्यूमन को, और गैमेटोसाइट्स को यहाँ पे इंजेस्ट मतलब कि कह सकते हो निगल लेता है, खा लेता है ना। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अब ये गैमेटोसाइट्स क्या होता है, हमारा गैमीट्स में कन्वर्ट होते हैं, और गैमीट्स हमारा यहाँ पे फर्दर जो है जाइगोट बना लेता है। अब ये जाइगोट हमारे यहाँ पे सबसे पहले ऑकिनेट बनाता है, और ये ऑकिनेट हमारा फर्दर जो है oocyst बना लेती है, ठीक है। अब oocyst के अंदर क्या होता है, इस oocyst के अंदर हमारे स्पोरोजोइट्स डेवलप होते हैं, और जब oocyst यहाँ पे बस्ट होता है, स्पोरोजोइट्स यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, और हमारा यहाँ पे मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब यहाँ पे मॉस्किटो हमारा ह्यूमन को बाइट करता है, तो ये स्पोरोजॉइट्स हमारा मच्छर से जो है ह्यूमन में जो है चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा मलेरिया का साइकिल देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो ये था हमारे यहाँ पे मलेरिया का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। बाकी अगर अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो आप लोग के सिलेबस में मतलब सिलेबस में क्या मतलब आप एक समझिए कि जनरल क्लासिफिकेशन है, तो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। और बहुत सारी अलग अलग क्लास होती है, थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनका अलग अलग क्लास होता है, सबका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, मतलब एटलीस्ट कोशिश करिए 5-6 याद कर लीजिए, उतना काफ़ी है। और अगर मेडिसिनल में आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग वो वाला भी लिख सकते हो, उतना कोई दिक्कत नहीं है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए अच्छा यहाँ पे अब आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि देखिए जो हमारा जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा मलेरिया है उसमें जो हमारा पैरासाइट होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि थोड़ा सा इसको ध्यान समझेगा कि ये जो हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, ये हमारा यहाँ पे
हीमोग्लोबिन को यूटिलाइज करता है। अब इसमें थोड़ा समझिए कि हीमोग्लोबिन में करता क्या है कि ग्लोबिन को तो ये यूज कर लेता है, यानी ग्लोबिन को ये यूज करके क्या होता है, पेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब ये ग्लोबिन को यूज कर लेगा तो हमारा हीम बच जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या करता है कि ह्यूमन का जो हीमोग्लोबिन है उसको यूज करता है। यूज करने पे क्या करता है, ग्लोबिन को यूज करता है, लेकिन हीम इसके काम का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हीम है ना, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है हमारे इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लिए। मतलब यहाँ पे देखिए, जब ये ग्लोबिन को यूज करके हीम बच जाता है ना, तो ये हीम क्या होता है, ये हीम इसको किल करने की कह सकते हो कैपेबिलिटी रखता है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये इसको किल कर देता है तो यहाँ पे फिर तो इसको मर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ना, ये इस हीम को कह सकते हो नॉन टॉक्सिक या फिर डिटॉक्सिफिकेशन करके हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जहाँ पे करता क्या है, ये यहाँ पे देखिए ये इसके लिए टॉक्सिक है, लेकिन इसने इसको क्या किया, इसने इसको एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जब ये कन्वर्ट कर देता है तो यहाँ पे ये इसके लिए हार्मफुल नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं ये बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उसमें से जो एक मेजर एक्शन होता है, जो कि हमारा क्लोरोक्विन या फिर कह सकते हो क्विनोलिन्स क्लास के ड्रग्स देखने को मिलती हैं। तो जो क्विनोलिन्स क्लास के ड्रग हैं ये क्या करते हैं, ये हीम डिटॉक्सिफिकेशन को इनहिबिट कर देती हैं। देखिए यहाँ पे जब हीम हीमोजॉइन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देती हैं। जब इनहिबिट हो जाएगा तो हीम यहाँ पे हीमोजॉइन में नहीं कन्वर्ट होगा, और जब इसमें नहीं कन्वर्ट होगा तो हमारा हीम इकट्ठा हो जाएगा, और जब हमारा हीम बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को किल कर देगा। तो हमारा काम अपने आप बन जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं, जैसे हमारा डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह हो गया। कुछ हमारा डीएनए आरएनए सिंथेसिस को रोक देती है, जैसे हमारा प्रीमाक्विन हो गया। और कुछ हमारा माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, यानी कि कह सकते हो एनर्जी एटीपी वगैरह को जनरेशन से रोक देती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जैसे एट्रोवाक्विन हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये सारी ड्रग्स अलग अलग तरीके से काम करके हमारा पैरासाइट को डेथ कर देती हैं और हमारा एंटी मलेरियल इफेक्ट शो करती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा एब्जॉर्प्शन हमारा देखिए बहुत ही वेल एब्जॉर्ब हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म लिवर के थ्रू हो जाता है, एक्सक्रीशन यूरिन में। हाफ लाइफ हमारे यहाँ पे अलग अलग थोड़ा सा देखने को मिलती है, आवर से लेके वीक्स तक अलग अलग ड्रग्स की। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग्स। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा रेटिनोपैथी, यानी कि हमारा थोड़ा सा रेटिना में डैमेज हो सकता है। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारा नोजिया, डायरिया, और यहाँ पे यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा देखिए हमारा बात करें हम लोग यहाँ पे टेनोटिस टेनिटस के बारे में, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमारी कह सकते हो ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है कि कान में जो है कुछ आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होती हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपको कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे जो कि एक्चुअल में है नहीं, लेकिन आप लोग को सुनाई दे, तो इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन हो सकता है। यूजेस की बात करें तो हमारा मलेरिया, कोविड-19, रोमेटाइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज, फैलरियासिस जो कि हमारा फैलेरियल हमारा एक टाइप का वो मतलब पैरासाइट होता है, तो उसके उसके ट्रीटमेंट में। और उसके बाद हमारा यहाँ पे डर्मेटोमायोसाइटिस, तो यहाँ पे मसल वीकनेस हो जाती है, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग्स। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एंटी एमोबिक एजेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हमारा अमीबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अमीबा हमारा एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है। तो एंटी एमोबिक एजेंट्स हमारी एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स के अंदर एक स्पेशल क्लास होती है, जो कि हमारा कह सकते हो एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये हमारा एक अमीबा होता है, तो इसके इन्फेक्शन को रोकती है। बाकी देखिए ये जो अमीबा होता है ना, ये बेसिकली हमारा कह सकते हो जीआईटी और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। और ये हमारा बॉडी में एंटर कैसे होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी में कह सकते हो जब भी यहाँ पे कंटामिनेटेड फूड, यानी कि जो भी गंदा फूड है, गंदा पानी है, और पुअर सैनिटेशन है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि ये जो इसका एक सिस्ट होता है, मतलब ये जो एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका है, इसकी जो सिस्ट फॉर्म होती है, सिस्ट मतलब आप ऐसे समझिए कि इसकी एक ऐसी फॉर्म जो कि रेजिस्टेंट होती है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अपने आप को रेजिस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये हमारा इंजेस्ट मतलब कि भाई देखिए ये सिस्ट यहाँ पे हमारा कह सकते हो इस फूड में, इस वाटर में प्रेजेंट हो सकता है। और अगर आप लोग ये पानी और ये फूड अगर खाओगे जो कि इसमें अगर सिस्ट होगी इसकी, तो वो आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में अंदर जाके और हमारा इन्फेक्शन वगैरह कॉज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एंटी एमेबिक एजेंट्स है, तो ये हमारी उसी उन्हीं सबको टारगेट करती हैं। बाकी देखिए इसके अंदर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हमारा दो टाइप हो जाता है, एक होता है टिश्यू अमीबेसाइड्स और एक हो जाता है ल्यूमिनल अमीबेसाइड्स। अब यहाँ पे देखिए टिश्यू अमीबेसाइड्स की बात करें तो जैसे देखिए आप लोग को पता है जो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन हमारा क्या होता है, इंटेस्टाइन हमारा एक टाइप का कह सकते हो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर भी स्पेस होता है और बाहर हमारा होता है। तो देखिए जो अंदर का स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन।
तो देखिए अगर इस अंदर की स्पेस में अगर हमारा मान लीजिए कोई अमीबा वगैरह है, तो उसको अगर कोई ड्रग हमारा किल कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनल अमीबोसाइट्स। और अगर मान लीजिए जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस है, यानी कि जो बाहर का स्पेस है, या फिर कह सकते हो जो मतलब कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल या फिर इंटेस्टाइन के ही जो बाहर है, या फिर एक्स्ट्रा यानी कि मान लीजिए लिवर वगैरह में कहीं और अगर इन्फेक्शन हो रखा है, तो वहाँ पे जो दवाएं हमारी काम करती हैं वो सारी हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये आप लोग क्लासिफिकेशन वगैरह देख लीजिएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो देखिए जो हमारी एंटी अमीबिक ड्रग्स हैं, तो ये हमारा बहुत अलग अलग तरीके से काम करती है। कुछ हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं, कुछ हमारा डीएनए को, कुछ हमारा आरएनए को, कुछ हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म को रोक देती हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारा प्रोटोजोअल डेथ यानी अमीबा की डेथ हो जाती है। बाकी फार्माकोकाइनेटिक्स लगभग वही है कि हमारा ज़्यादातर ड्रग्स हमारी जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वाइडली देखने को मिल जाता है। प्राइमरी हमारा लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं, एक्सक्रीशन मेनली यूरिन में हो जाता है। हाफ लाइफ हमारी डिपेंड करती है अलग अलग ड्रग्स पे, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा डायरिया हो गया, और हमारा फ्लैटुलेंस हो गया, और हमारा हेडेक हो गया, लिवर टॉक्सिसिटी। तो ये सारे हमारे कुछ जो है एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्लैटुलेंस है, तो फ्लैटुलेंस का मतलब होता है कि अचानक से अगर मान लीजिए ब्लोटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाए, पेट फूल जाए, तो वो हमारा फ्लैटुलेंस हो जाता है। और एनोरेक्जिया की बात करें तो देखिए एनोरेक्जिया में क्या होता है कि ये एक ऐसा मतलब ऐसी कह सकते हो ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को लगता है कि अगर वो थोड़ा सा भी खाएगा तो उसका वेट बहुत बढ़ जाएगा, तो वो खाना यहाँ पे बहुत ही कम कर देता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके थेरापेटिक यूजेस के बारे में, तो हमारा वही है कि देखिए ये सारे हमारे अलग अलग टाइप हैं, ठीक है। हमारे प्रोटोजोआन के अमीबियासिस, गियार्डियासिस और लिवर एविसेस और डिसेंट्री हो गया। तो ये सारे हमारे और हमारा ट्रैकीमोनियासिस, ये सारे हमारे अलग अलग टाइप हैं प्रोटोजोआ के। तो उन सबके यूज ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इनका यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूनिट नंबर 3। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपनी यूनिट 4 के बारे में। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।